नमस्कार साथियों, आज हम मेज़रमेंट सिस्टम्स एनालिसिस जो कि एमएसए के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ये इसका 4th एडिशन है जो कि जून 2010 में पब्लिश हुआ था। अब इसमें हम डिटेल में समझें कि मेज़रमेंट सिस्टम क्या होता है, मेज़रमेंट प्रोसेस क्या होता है, स्वाइपी प्रोसेस क्या है, और इसमें हम लोग समझेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में कितने टाइप्स के एरर होते हैं, आर स्टडी क्या होता है, एक अच्छे मेजरमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझने वाले हैं। इस सेशन में हम सिर्फ वेरिएबल मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे। एट्रीब्यूट के लिए एक हमारा सेशन अलग से होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डिटेल में वन बाय वन मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। देखिए, एक टर्म होता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोसेस। जो क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस है, वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस पे। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस को कैसे आप एबिलिटी टू कंट्रोल द प्रोसेस कैसे कंट्रोल करते हो। एंड एबिलिटी टू कंट्रोल द प्रोसेस वो किस पे डिपेंड होता है कि आप प्रोसेस को आपकी मतलब कैसे मेज़र करते हो, ठीक है। एबिलिटी टू मेज़र द प्रोसेस वो डिपेंड किस पे करता है कि एक क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम कैसा है आपका, ठीक है। अब मेज़रमेंट सिस्टम की बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट एक्चुअली नाप तोल जो हम करने की प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या होता है? मेज़रमेंट होता है, ठीक है। मेज़रमेंट सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली मेज़रमेंट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेज़रमेंट प्रोसेस कैसा है आपका, ठीक है। अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें प्रोसेस में क्या होगा? एक आउटपुट होगा, एक इनपुट होगा। तो इनपुट में क्या क्या टर्म होते हैं? स्टैंडर्ड क्या होता है, वर्क पीस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पर्सन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और इसका आउटपुट क्या होगा? मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है। मेजरमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इसमें एक टर्म है स्वाइपी, जिसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं हम लोग, SWIPPE, ठीक है। यस क्या होता है? स्टैंडर्ड, मीन्स मेजरमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या है, मेजरमेंट प्रोसेस का स्टैंडर्ड क्या है, क्या फॉलो करते हो आप, ठीक है। और इसमें दूसरा आता है, एक तो होता है मेजरमेंट स्टैंडर्ड क्या फॉलो करते हो, कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। वर्क पीस मतलब पार्ट का आप कैसे सिलेक्शन करते हो, वो है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट कैसा है आपका, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम आप एनालिसिस करने जा रहे हो तो उसमें इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कंडीशन है। तीसरा आपका है, चौथा आपका है पर्सन। पर्सन मीन्स वो कम्पिटेंट है कि नहीं वो परफॉर्मेंस करने के लिए, मीन्स मेजरमेंट सिस्टम जो स्टडी आप कर रहे हो उसके लिए वो पर्सन कैसा है, कम्पिटेंट है कि नहीं उसके लिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, उसको स्टैंडर्ड लैब में कर रहे हो कि आप शॉप फ्लोर में कर रहे हो या वर्क प्लेस में कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये इसका इनपुट है, इसका रिजल्ट क्या होगा मेजरमेंट सिस्टम का, वो उसका आउटपुट है, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा आपका, जो भी रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट का आप लोग क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे कि हमारा रिजल्ट ये एक्सेप्टेड है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट सिस्टम, एक कम्बिनेशन किसका है? ऑपरेशन है, प्रोसीजर है, गेज और अदर इक्विपमेंट्स का, पर्सन, इन्वायरमेंट और एजम्पशंस, कम्बिनेशंस होता है, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या है, ठीक है। मेजरमेंट जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है वो स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑन मेजरमेंट रिजल्ट्स एंड अज्यूमिंग असेसिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल। तो ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होता है कि आपको जो है जो मेजरमेंट सिस्टम का इफेक्ट है उसका स्टडी करना, किस पे? मेजरमेंट रिजल्ट पर, और असेसिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल के लिए वो सुटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कहलाती है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहलाती है। एक अच्छे मेजरमेंट सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें मतलब समझना चाहिए। वन बाय वन क्या है? एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब डिस्क्रिमिनेशंस क्या होता है? पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, ठीक है। मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से डिफरेंट है, ये कैसे आप मतलब उसको पहचानोगे या डिटेक्ट करोगे या फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको कैसा होना चाहिए, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो कितना, उसका रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्ट को आप कोई आपने 2 पार्ट ले रखे हैं या 5 पार्ट ले रखे हैं, 5 पार्ट को आप
अगर मान लीजिए स्टील स्केल या उससे मेजरमेंट करते हो तो उसका क्या, स्टील स्केल से आप मेजरमेंट करते हो या उसको सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। जब आप उसको वर्नियर कैलिपर से करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको धीरे धीरे आप माइक्रोमीटर से करोगे या प्रोफाइल प्रोजेक्टर से करोगे तो वो माइक्रोन्स में भी उसके रिजल्ट आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन पार्ट टू पार्ट आपको दिखेगा, नहीं तो सारे पार्ट एक जैसे दिखेंगे। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, अंडर स्टैटिकल कंट्रोल, मीन्स कोई भी असाइनेबल कार्य सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि एक्यूरेसी, तो जो भी आप मेजरमेंट सिस्टम करोगे वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और चौथा क्या है, प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब जो रिपीटेड मेजरमेंट है, क्लोजनेस टू रिपीटेड मेजरमेंट, ये होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे मेजरमेंट सिस्टम की। ठीक है। तो पहला अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशंस क्या होता है। ये कह रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट द स्मॉलेस्ट डिफरेंस शुड बी स्मॉल रिलेटिव टू प्रोसेस वेरिएशन और स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो जो भी छोटा से छोटा डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना, उसको मेज़र करना, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस है। इसमें एक रूल होता है, रूल ऑफ 1/10। ठीक है। तो कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, 1/10 रूल क्या है, लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट शुड बी 1/10 ऑफ प्रोसेस वेरिएशन। 10 डाटा कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, 1/10 ऑफ द प्रोसेस वेरिएशन होगा, जो भी लिस्ट काउंट होगा या रेजोल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट होगा। बात एक ही है, रेजोल्यूशन ऑफ इक्विपमेंट या लिस्ट काउंट क्या होगा, 1/10 ऑफ प्रोसेस वेरिएशन। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ डेटा कैटेगरी है। ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, हम मेजरमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस वेरिएशन हमें देखना है, इक्विपमेंट क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm। ठीक है, मीन्स 10 माइक्रोन का है। अब हम उसकी जब रीडिंग्स देखते हैं, क्या 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02। डाटा कैटेगरी कितना है, 3, 3, 6, 1, 7, 7 का डाटा कैटेगरी है। ठीक है। और सबका लिस्ट काउंट कितना आ रहा है, 0.01। अब एक होता है हमारा कि इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर्स ऑन मेजरमेंट डिसीजन, मीन्स जो भी मेजरमेंट सिस्टम का एरर है वो आपके डिसीजन पे कैसे इफेक्ट डालता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कंट्रोल। देखिए प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है मेजरमेंट सिस्टम एरर का। आपका अगर मेजरमेंट सिस्टम में कोई एरर हो तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले का ये है कि कॉलिंग ए गुड पार्ट एज बैड पार्ट। आप अच्छे पार्ट को क्या बोलोगे कि ये खराब है। ठीक है, जिसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स अलार्म भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि टाइप 2 है, 1B कह रहा है कि कॉलिंग ए बैड पार्ट एज गुड पार्ट। जो भी अच्छा पार्ट है उसको अगर आप ख़राब कह रहे हो तो ये टाइप 2 एरर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस रेट भी बोलते हैं। जब हम लोग एट्रीब्यूट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम फॉल्स अलार्म, मिस रेट, इफेक्टिवनेस वो सारे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा आ रहा है, पहले तो आपने प्रोडक्ट पे देख लिया, अब प्रोसेस पे देखते हैं। प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेजरमेंट सिस्टम में अगर कोई एरर है तो आप क्या बोलोगे, जो कॉमन कॉज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेशल कॉज। मीन्स कॉमन कॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल कॉज है, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो स्पेशल कॉज होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉज, तो ये टाइप 2 एरर होगा। ठीक है। अब 2C इसमें बात कर रहा है कि ऑब्जर्व वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएंस हो जाएगा एंड मेजरमेंट सिस्टम वेरिएंस। तो जो ऑब्जर्व वेरिएंस होगा उसका इक्वल टू एक्चुअल एंड मेजरमेंट सिस्टम वेरिएंस। ठीक है, इनके सम के बराबर होगा ऑब्जर्व वेरिएंस। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर। देखिए मेजरमेंट सिस्टम का जो एरर है वो कितने टाइप्स का होता है, एक्चुअली ये 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है लोकेशन, दूसरा होता है स्प्रेड। लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होगी, जो भी एवरेज आपका मेजरमेंट सिस्टम का जो एवरेज वैल्यू होगी उसका क्या होगा, मीन
अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका लोकेशन अलग अलग है। ठीक है। स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड मतलब उसका जो वेरिए मतलब वेरिएशन होगा, मीन्स उसका जो स्प्रेड होगा, जो विड्थ होगा, वो क्या होगा, या मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड है। तो अभी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी भी बोलते हैं। स्प्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन भी बोलते हैं। तो जो लोकेशन एरर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एरर। एक्यूरेसी एरर मतलब क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। एंड स्प्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन भी बोलते हैं, मीन्स क्लोजनेस टू रिपीटेड मेजरमेंट। तो जो रिपीटेड मेजरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड या प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक है। तो पहले में जो आपका लोकेशन एरर होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा, मीन्स जो आपकी एक्यूरेसी एरर होगी उसमें क्या क्या आ जाएगा, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। और जो आपका स्प्रेड या प्रिसीजन एरर होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में ही बात करेंगे। जो बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी है, इसका हम लोग जब एट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ स्प्रेड या प्रिसीजन एरर के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम लोग रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग RNR भी बोलते हैं। देखिए, अगर मेजरमेंट सिस्टम के मतलब एक्यूरेसी एरर या लोकेशन एरर है, जो कि दोनों सेम ही है, ठीक है, तो एक्यूरेसी या लोकेशन एरर है तो क्या होगा आपका, ठीक है, रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब एक्यूरेसी एरर हम लोग देख रहे हैं या लोकेशन एरर देख रहे हैं तो इसका जो मीन वैल्यू है पहले मेजरमेंट सिस्टम का, उसका अलग लोकेशन है, दूसरे का अलग है। ठीक है। तो इसमें हम इस मेजरमेंट सिस्टम में क्या एरर है, एक्यूरेसी या लोकेशन का एरर है। ठीक है। दूसरा, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऑब्जर्व वैल्यू है, 20 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसमें ऑब्जर्व वैल्यू है 9.98 से लेकर के 10 तक है। ठीक है। उसका रेंज क्या है, 0 to का रेंज है। 9.98 से 10 के बीच में कितना का रेंज है, 0 to का रेंज है, 0.02। उसका जो मीन आ रहा है 9.99 आ रहा है। ठीक है। इनका जो मीन आ रहा है, 20 ऑब्जर्वेशन था, उनकी जो रेंज थी, एवरेज वैल्यू थी, वो कितनी आ रही थी, 9.98 से 10 तक आ रही थी। उसका जो रेंज आ रहा था वो 0.02 आ रहा था, उसका जो मीन आ रहा था 9.99 आ रहा था। अब देखिए इसमें क्या है, रेफरेंस वैल्यू जो 20 ऑब्जर्वेशन का था वो 9.99 से लेकर के 10.01, मीन्स इसका यहाँ भी रेंज अगर हम लोग देखेंगे 9.99 से 10.01 जो माइनस करेंगे तो इसका भी रेंज कितना आ रहा है, 0.02। मीन्स दोनों का जो ऑब्जर्व वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है, इसका जो आपका रेंज आ रहा है वो क्या है, सेम है। लेकिन इसके मीन की बात करेंगे, इसका मीन 10 है और ऑब्जर्व वैल्यू का मीन कितना था, 9.99। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों का मीन अलग अलग है, तो कौन सा एरर है इसमें, एक्यूरेसी का एरर है। ठीक है। ठीक है। या लोकेशन का एरर है। ठीक है। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है आपका, अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकेशन एरर या एक्यूरेसी एरर। दूसरा एक एरर होता है जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे, स्प्रेड एरर या प्रिसीजन की बात कर रहे थे। तो मेजरमेंट सिस्टम में अगर प्रिसीजन का एरर है तो क्या होगा, जो आपका वेरिएशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए, पहले का वेरिएशन जो डार्क लाइन से दिख रहा है आपको, वो कैसा है, कम है थोड़ा। लेकिन दूसरा जो डैश 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 दिख रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व जो वेरिएशन आपका आ रहा है वो भी क्या है, उससे ज़्यादा है। लोकेशन देखिए दोनों का एक ही है, मतलब इसमें क्या है, लोकेशन एरर नहीं है, प्रिसीजन का एरर है। ठीक है। वेरिएशन ज़्यादा है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल गिवन है कि ऑब्जर्व वैल्यू 20 ऑब्जर्वेशन का 9.98 से लेकर के 10.02 का आ रहा है। तो इसका जो रेंज आ रहा है 9.98 से 10.02 का, वो क्या होगा, अगर इसको माइनस करेंगे 0.04। ठीक है। अब इसका जो मीन आ रहा है, इसका अगर मीन निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, 10.00, मीन्स 10 आ रहा है। अब रेफरेंस वैल्यू एक हमारा गिवन है, वो भी 20 ऑब्जर्वेशन का, उसका जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9.99 से लेकर के 10.01 तक के आ रही, जो ऑब्जर्वेशन है वो इसी रेंज में आ रही। ठीक है। अब हमारा जो रेंज है वो क्या है, 0.02।
इसका रेंज कितना हो जाएगा 0.02, और इसका जो मीन आ रहा है 10.00, मीन्स दोनों का जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो रेफरेंस वैल्यू है, उसका मीन कितना आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन इसका रेंज अलग अलग आ रहा है, मीन्स इसका वेरिएशन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर होगा, इसमें प्रिसीजन या स्प्रेड का एरर होगा। ठीक है, तो प्रिसीजन एरर में होता क्या है, जो टोटल आपका एरर होगा वो प्रोसेस और मेजरमेंट सिस्टम का जो एक्यूरेसी एरर है उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स ऑब्जर्व प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअल प्रोसेस प्लस मेजरमेंट सिस्टम एरर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, मीन्स इसमें दोनों चीज़ें अगर आप कंबाइन कर दो तो आपको निकल के आता है कि ऑब्जर्व प्रोसेस क्या होता है आपका एक्चुअल प्रोसेस के प्लस मेजरमेंट सिस्टम एरर के बराबर होता है। अगर मेजरमेंट सिस्टम एरर नहीं है तो ऑब्जर्व प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस के बराबर होगा, वो आइडियल कंडीशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर में ही अभी हम हैं। मेजरमेंट जो वैल्यू होगी इसका मतलब वो क्या है, ट्रू वैल्यू के बराबर होगी प्लस लोकेशन एरर और डिस्पर्जन एरर। अब लोकेशन और डिस्पर्जन एरर ना हो तो मेजर वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, अब हमने बात किया था कि लोकेशन और एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपका लोकेशन और एक्यूरेसी किसके आ रहे हैं, स्टेबिलिटी, और उसमें हम लीनियरिटी की बात करेंगे। ठीक है, और जो डिस्पर्जन होगा आपका बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी एरर की किस में बात करेंगे, लोकेशन और एक्यूरेसी में बात करेंगे। बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी सारा इसमें हो जाएगा। डिस्पर्जन में क्या क्या आएगा आपका आ जाएगा रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आप जो परफॉर्मिंग एमएसए प्री कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो प्री कंडीशंस हमें पता होना चाहिए एमएसए के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डाटा टू बी कलेक्टेड अंडर रूटीन मेजरमेंट कंडीशंस। तो जो भी डाटा का आप कलेक्शन करोगे एमएसए को परफॉर्म करने के लिए वो कैसा होगा, रूटीन मेजरमेंट कंडीशन पे होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्पेशल कंडीशन लगा के फिर इसको डाटा का कलेक्शन किया। दूसरा है लेवल 1, कंट्रोल एग्जिस्ट, द कंट्रोल रिक्वायर्ड टू बी यूज इवन विदाउट एमएसए। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए, जो भी आपका डिस्क्रिमिनेशंस होगा वो एडिक्वेट होना चाहिए, मीन्स पर्याप्त, तो उसमें क्या है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उसकी एबिलिटी ऐसा होना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन पावर ऐसा होना चाहिए कि पार्ट टू पार्ट वो डिटेक्ट कर सके। दूसरा क्या है, पर्सन कैसा होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, अननेसेसरी काज ऑफ वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी असाइनेबल काज ऑफ वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम रिपीटेबिलिटी क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा रिपीटेबिलिटी क्या होता है। इसको हम रिपीटेबिलिटी को क्या बोलते हैं, विथिन सिस्टम वेरिएशन। विथिन सिस्टम वेरिएशन जैसा हम लोग जानते हैं विथिन सिस्टम वेरिएशन एंड बिटवीन सिस्टम वेरिएशंस। तो जो एक ही सब ग्रुप में वेरिएशन होता था, हम एसपीसी में पढ़े थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, विथिन सब ग्रुप। एंड बिटवीन सब ग्रुप क्या होता था, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से जो वेरिएशन होता है, मीन्स एक जो मेजरमेंट सिस्टम होता था एक पार्ट से दूसरे पार्ट का वेरिएशन क्या होगा आपका, बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। ठीक है, अभी हम लोग विथिन सिस्टम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिपीटेबिलिटी को क्या बोलते हैं कि आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो या वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना चाहिए और उसी को कई बार आप मेजरमेंट करोगे, एक ही अप्रेजर के द्वारा करोगे, एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक का ही मेजरमेंट करोगे। ठीक है, और एक ही पार्ट पर, ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट अलग आप यूज़ करोगे बार बार। ठीक है, तो उसका जो रिपीटेबिलिटी का एक फार्मूला है आर ट्रायल डिवाइडेड बाई D2 स्टार। ठीक है, D2 की वैल्यू क्या होती है, K1 एंड R। K1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/D2 स्टार। ठीक है, एक फार्मूला है आर ट्रायल डिवाइडेड बाई D2 स्टार। ठीक है, एक इसमें नोट है कि रिपीटेबिलिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज इक्विपमेंट वेरिएशन। तो जैसा कि हम लोग भी जानते हैं रिपीटेबिलिटी को हम लोग इक्विपमेंट वेरिएशन ही बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बट इसमें ये थोड़ा सा मिसलीडिंग करता है कि एक्चुअली क्या होता है, इनफैक्ट जो रिपीटेबिलिटी होती है वो विथिन सिस्टम वेरिएशन, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे कि स्वाइप क्या होता है। ठीक है, तो विथिन सिस्टम वेरिएशन वो होता है।
और नॉर्मली हम लोग इक्विपमेंट वेरिएशन को क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट वेरिएशन। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देखो रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है, इसको हम लोग बिटवीन सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो भी अप्रेजर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उसमें अप्रेजर सेम थे, इसमें अप्रेजर क्या होगा, अलग होगा। बाकी कंडीशन क्या होगी, सिमिलर ही होगी। मीन्स आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो सेम होगा, आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक होगा, सेम पार्ट होगा, ठीक है। अप्रेजर इसको जो है जो मतलब आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको अप्रेजर वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि अप्रेजर अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन को अप्रेजर वेरिएशन या कहीं कहीं ऑपरेटर वेरिएशन बोलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म है वो क्या है, अप्रेजर वेरिएशन। इसका एक फार्मूला होता है सिग्मा रिप्रोड्यूसिबिलिटी इक्वल टू आर अप्रेजर, वहाँ पे ट्रायल था, यहाँ पे क्या है, अप्रेजर डिवाइडेड बाई D2 स्टार। तो D2 की वैल्यू क्या होती है, K2R, K2 की वैल्यू क्या होती है, 1/T2, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, जैसा कि आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, बिटवीन सिस्टम वेरिएशन है, ठीक है। और ये देखिए कई कई जो आपको ग्राफ के माध्यम से दिख रहा है, इनका क्या है, लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे थे एक ही लोकेशन पे जो बार बार उसका वो आ रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रिपीटेबिलिटी बोल रहे थे। तो ये चीज़ें देखो आपको समझना है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग प्रिसीजन में ये दोनों आते हैं आपके, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मीन्स हमें जो वेरिएशन है वो देखना है, ठीक है। हमें लोकेशन का नहीं देखना है कि लोकेशन अलग अलग है, हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएशन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ठीक है। पार्ट में वेरिएशन क्या है, उसमें हम लोग रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी देख रहे हैं। तो रिपीटेबिलिटी आपको समझ में आ गया है कि क्या होगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे, कई बार करेंगे, एक ही पार्ट पे करेंगे, एक ही जो आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक पे ही करेंगे और एक ही पार्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जब हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी की, उसमें सब कुछ कंडीशन सेम है, बट आपका जो अप्रेजर है वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो मतलब सेम पार्ट रहेगा, सेम ही इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, बट अप्रेजर आपका क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेजर वेरिएशन बोलते हैं। अब गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, उसी जो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है, ठीक है, या इक्विपमेंट वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन आता है, उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर में ले लेंगे, तो दोनों का सम कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, RNR आ जाता है। मीन्स सिग्मा स्क्वायर GR&R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर EB इक्विपमेंट वेरिएशन प्लस सिग्मा स्क्वायर अप्रेजर वेरिएशन। इसका जो सम होगा वो दोनों क्या होगा, RNR के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स ये सम क्या होगा, GRR इज द वेरिएंस टू द सम ऑफ विथिन सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम। तो विथिन सिस्टम वेरिएंस एंड बिटवीन सिस्टम वेरिएंस का जो सम होगा वो क्या होगा, RNR का वेरिएंस होगा, ठीक है। RNR स्टडी के लिए कितने मेथड हैं, देखिए इसमें 3 मेथड यूज होते हैं। पहला तो रेंज मेथड है, दूसरा क्या है, X बार R मेथड। X बार को क्या बोलते हैं, एवरेज, R को रेंज बोलते हैं, मतलब एवरेज एंड रेंज मेथड। तीसरा क्या है, एनोवा मेथड। ये जो एनोवा मेथड होता है ये किस में होता है, प्रेफरेबल इन केस ऑफ अप्रोप्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ये प्रिफर्ड होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं RNR कैसे स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पॉपुलर जो मेथड है एवरेज एंड रेंज मेथड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कंडक्टिंग दी स्टडी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सैंपल का सिलेक्शन, ठीक है। अब सैंपल का हमें क्या करना है, सिलेक्शन। देखिए सैंपल जो होगा वो क्या होना चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि पार्ट का साइज़ क्या है, ठीक है, मेजरमेंट टाइम्स क्या है, कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है। तो सैंपल का आपने सिलेक्शन कर लिया, और वो क्या करेगा, सैंपल ऐसा आपका होना चाहिए जिसमें प्रोसेस का वेरिएशन सारा कैप्चर्ड हो जाए। ऐसा कोई सैंपल नहीं आपको सेलेक्ट करता है कि जैसे सारी डायमेंशन क्या हो, मीन पे आ रही हो। हमें जो है उसका लोअर जो डायमेंशन है वो भी कवर करना है, मीन्स लोअर स्पेसिफिकेशन का पार्ट भी हमें लेना है, जो उसका अपर स्पेसिफिकेशन है उसके भी पार्ट कवर करना है, जो मीन है वो भी लेना है, जो
जो उसके 25% टॉलरेंस को कवर करता है वो भी लेना है, जो 75% को वो लेना है, मीन्स जो 0% टॉलरेंस को कवर कर रहा है वो भी लेना है, जो 100% टॉलरेंस को कवर कर रहा है वो भी लेना है, जो 25 कर रहा है वो भी लेना है, जो 50 कर रहा है वो भी लेना है, जो 75 करना है वो भी ले रहा है, जो 100 कर रहा है वो भी लेना है, और जो उसके बीच में भी हैं वो सारे पार्ट लेना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट का हमें सिलेक्शन ऐसे ही करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा सारा जो प्रोसेस का वेरिएशन है वो कवर्ड हो जाए। अब दूसरा है कि आइडेंटिकल 1 to n नॉट विजिबल टू अप्रेजर, हमें ऐसा आइडेंटिफिकेशन उसमें करना है, आइडेंटिफिकेशन था सॉरी, तो आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है कि जो अप्रेजर को क्या हो, जो मेजरमेंट कर रहा है उसको विजिबल ना हो बट आपको मालूम हो, ठीक है, तभी तो उसका हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग को फीड करेंगे या नोट करेंगे। तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया सैंपल पे। दूसरा क्या होगा, आप मार्किंग भी कर दीजिए कि कहाँ पे मेजरमेंट करना है, लोकेशन का मार्किंग कर दीजिए, वो विजुअल होना चाहिए सबका, जो अप्रेजर है उनको विजुअल होना चाहिए। अगर उनको विजुअल नहीं होता तो कहीं भी मेजरमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर वो वेरिएशन आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, जो एक्चुअल रिजल्ट आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो 2 हो गया। तीसरा आपका क्या है, सिलेक्शन ऑफ अप्रेजर। अब अप्रेजर का आपको सिलेक्शन करना है, जो कि कैसे होना चाहिए अप्रेजर, रूटीन होने चाहिए, कम्पिटेंट होने चाहिए। तो 2 से 3 अप्रेजर का आपको सिलेक्शन करना है। और दूसरा क्या है, आपको आगे सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट इक्विपमेंट। अब जो मेजरमेंट इक्विपमेंट आप सेलेक्ट करोगे वो भी कैसा होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिसीजन लेंगे नंबर ऑफ ट्रायल का, कि 2 ट्रायल कराना है कि 3, मतलब एक ही पार्ट का जो एक ही आप अप्रेजर जो मेजरमेंट करेगा वो एक बार नापेगा कि 2 बार नापेगा कि 3 बार। जो नॉर्मली जो प्रिफर्ड टर्म होता है वो कम से कम जो है 2 बार उसका ट्रायल मिनिमम चाहिए, ठीक है, एक पार्ट का एक अप्रेजर। अब अगर 3 करता है तो बहुत बेटर है, ठीक है। डाटा कलेक्शन कैसा होगा, डाटा कलेक्शन होगा कि यूजिंग डाटा कलेक्शन सीट, जो भी आपका एक सीट बना के उसमें डाटा का कलेक्शन करो तो बेटर रहेगा कि हमारे ये पार्ट हैं, अब इनका जो भी मेजरमेंट का मतलब रिजल्ट आएगा, जो अप्रेजर करेंगे हमारा पहले पार्ट का, पहले ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल कराना, दूसरा अप्रेजर है उसका जो है पहले पार्ट की क्या रीडिंग आ रही है, उसका पहला ट्रायल क्या कितना आ रहा है, दूसरे ट्रायल का, तीसरे ट्रायल का रिजल्ट, ऐसे दूसरे पार्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, तीसरा अप्रेजर है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो सारे चीज़ों के लिए हमें क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्शन एक सीट होना चाहिए, और अंडर नॉर्मल मेजरमेंट कंडीशन पे ये हमें परफॉर्म करना है, और रैंडम आर्डर में। ऐसा नहीं है कि पहला पार्ट आपने अप्रेजर 1 से मेजरमेंट कराया तो अप्रेजर 2 से ज़रूरी नहीं है, आप उसको दूसरा पार्ट भी दे सकते हो, ठीक है, फिर पहले पार्ट को आप उसको बाद में करा सकते हैं, तो ठीक है, एक रैंडम आर्डर में करना। यूजिंग ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस करना है, सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा पार्ट दे रहे हो उसका, नहीं तो वो क्या करेगा, वो रीडिंग बार बार रिपीट कर देगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसका डाटा कलेक्शन हमने कर लिया, कैसे करना है ये देखिए, हमने मेजरमेंट करके डाटा कलेक्शन किया हुआ, तो हमारा जो रीडिंग है वो आपको दिख रहा होगा। आप इधर सबसे पहले क्या लिखा हो, अप्रेजर ए एंड बी, आप तीसरा भी ले सकते हो, अप्रेजर सी हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसका ट्रायल्स कितना करना है, 1 2 3, मतलब हम 3 रीडिंग लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने क्या है, 2 2 रीडिंग भर रखी, मतलब 2 2 ट्रायल हमने कर रखे हैं। तो पहले ट्रायल का हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 48.060, दूसरे का क्या है 48.061, पहले पार्ट का। ऊपर कितना क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट हमने लिए हैं, ठीक है। तो उसका पहला पार्ट का पहला ट्रायल अप्रेजर का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब बी वाले अप्रेजर का पहले पार्ट का ट्रायल जब हमने लिया तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 48.060, और दूसरा ट्रायल उसका जब रिजल्ट लिखा हमने वो भी 48.060 आ रहा है। तो अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो अप्रेजर ए का एवरेज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, अप्रेजर बी का एवरेज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ओवरऑल रेंज क्या आ रहा है। तो सारी चीज़ें हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एवरेज और रेंज मेथड क्या होता है। देखिए जो हमारा डेटा कलेक्शन है अप्रेजर ए का, वो रिजल्ट फर्स्ट ट्रायल पहले रो में लिखेंगे, ठीक है, पहले रो में हम लोग लिखेंगे। देखिए बैक जाते हैं, पहले रो में हम लोग लिखेंगे पहला ट्रायल का रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा जाते हैं, अप्रेजर जो बी है उसका फर्स्ट ट्रायल का रिजल्ट हम लोग किस में लिखेंगे, 6 रो में। देखिए पहले का हमने लिख दिया फर्स्ट रो में,
अब दूसरे का रिजल्ट किस में लिखेंगे, 3 2 5 1 6, तो रेंज एवरेज के नीचे जो बी आ रहा है, बी का जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे हम रिजल्ट उसका पहला लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि डेटा शीट में दिया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिपीट द साइकिल सेकेंड ट्रायल और इंटर डाटा इन सेकेंड रो 2, एंड दूसरे के लिए जो अप्रेजर बी है उसके लिए क्या होगा, 7 में सेम लिख देंगे। ऐसे अगर तीसरे ट्रायल की ज़रूरत है तो वो भी हम रिपीट करेंगे साइकिल को, इंटर करेंगे तीसरे रो में और दूसरे अप्रेजर का 8वें रो। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा शीट भर लेंगे सारे पार्ट के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, R&R का एक ग्राफिकल एनालिसिस जो मैनुअल मेथड है वो करते हैं। ठीक है, अप्रेजर ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट करेंगे उसका एवरेज, उसका रेंज करेंगे। ठीक है, ईच पार्ट के लिए, और इंटर करेंगे एक रो में। जो रो नंबर क्या है, 4 और 5। हम लोग बैक जाके 2 स्लाइड देखते हैं। देखिए रो नंबर 4 और 5 जहाँ पे एवरेज लिखा है, पहले पार्ट के नीचे हम लोग उसका एवरेज लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। ऐसे सेम अप्रेजर बी का जहाँ पे एवरेज और रेंज लिखा है, पहले पार्ट के नीचे वहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज और रेंज। ऐसे दूसरे पार्ट का, ऐसे तीसरे, ऐसे चौथे, ऐसे 5वें, ऐसे 6ठे, ऐसे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, सबका रेंज एवरेज हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं 2 स्लाइड। दूसरा कह रहा है डू द सेम फॉर अप्रेजर बी। सेम अप्रेजर बी के लिए हम जैसा कि रो 9 और 10 में लिखेंगे। ठीक है, अप्रेजर ए का हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एक्स ए बार। ठीक है, एक्स ए बार करेंगे फॉर ऑल एवरेजेस। देखो हम 2 स्लाइड पीछे जाते हैं। अप्रेजर ए का जो एवरेज आएगा, मीन्स जो अप्रेजर ए का एवरेज आएगा, एवरेज जो आप नीचे लिख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट, उसका एक्स ए देखिए लास्ट में लिखा है। लास्ट में आप जाएंगे, उसमें क्या लिखा है, एक्स ए। ठीक है, एक्स ए बार लिखा हुआ, मतलब जो एवरेज का एवरेज होगा वो एक्स ए बार हो जाएगा। ऐसे रेंज में क्या होगा, रेंज का जो रेंज हम लेंगे, एवरेज लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स आर ए बार। ऐसे हम अप्रेजर जो बी है उसका जब एवरेज का एवरेज लेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्स बी बार। और रेंज का जब एवरेज लेंगे उसको क्या बोलेंगे, आर बी बार। ठीक है, सारे रेंज का एवरेज लेंगे तो आर बी बार बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2 स्लाइड आगे आगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने ऐसे रेंज के लिए भी लिख दिया, एवरेज आर बार हो जाएगा। हम तीसरा देख रहे हैं, तीसरा स्टेप, फॉर अप्रेजर ए कैलकुलेट एवरेज एक्स ए बार फॉर ऑल एवरेजेस। रो 4 में लिखेंगे एंड एवरेजेस आर ए बार फॉर ऑल रेंजेस के लिए रो 5 में लिखेंगे और इंटर करेंगे डाटा शीट में। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे अप्रेजर बी के लिए एक्स बी बार एंड आर बी बार। ठीक है, उसका भी डाटा हम लोग वहाँ पे लिख लेंगे। अब 5वें नंबर पे आ गए कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन जो रोल नंबर 4 और 9th में आया है सबका हम लोग उसको करेंगे और इंटर कहाँ करेंगे, रो 11 में। हम 2 स्लाइड बैक जाएँ, जाके देख लेते हैं रो 11 कहाँ है। ठीक है, ये आप देखेंगे रो 11 एकदम नीचे है, वहाँ पे हम जाके उसका लिखेंगे। अभी हम आगे भी दिखाएंगे आपको कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए, हम आगे इसको देखते हैं। कैलकुलेट करेंगे पार्ट का रेंज क्या है, आरपी। अभी नेक्स्ट आगे जो है सारा रो 11 और आरपी क्या है वो बताएंगे। आरपी क्या होता है, डिफरेंस होता है मैक्स एंड मीन ऑफ 11 एंड इंटर इन डाटा सीट। वो हम दिखाते हैं रो 11 क्या है। ठीक है, अभी यहाँ 10 तक दिया था रो, आगे हम लोग दिखा रहे हैं रो 11 क्या है। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखिए कि आरपी क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि ये इसका भी एवरेज निकालेगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे में लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा था, इस स्लाइड में नहीं है, इस स्लाइड में सिर्फ 10 तक रो है। यहाँ पे आप देखिए, अब रो लास्ट वाला एकदम, हाँ आप कॉलम देखिए, वहाँ पे रो लिखा है, रो नंबर। तो रो नंबर आप 11 में देखिए आरपी लिखा हुआ। आरपी क्या है, पहले आरपी को आप समझना पड़ेगा। देखिए आरपी एक्चुअली क्या है, आरपी ये डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम जो पार्ट का वेरिएशन आ रहा है, मतलब जो एवरेज लिए। नीचे आप देखिए पहले पार्ट के एकदम लास्ट में देखिए, मीन्स आप 11वें रो में आप आइए, पहला दूसरा तीसरे कॉलम में, जो जहाँ पे पहला पार्ट नंबर लिखा है 48.060 जहाँ पे लिखा हुआ पार्ट एवरेज लिखा है ना सर, एक्सपी बार लिखा है पार्ट एवरेज। मतलब पहले पार्ट का अप्रेजर ए अप्रेजर बी का जो एवरेज रीडिंग आ रही है, मतलब पहले तो पहले पार्ट का एवरेज आ रहा था 48.061, दूसरे पार्ट का एवरेज क्या आ रहा था 48.060। अब एवरेज का जो एवरेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे।
लेकिन वो पहले पार्ट का है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलोगे, एक्स पी बार, पहले पार्ट का बार। ठीक है, तो ये आ रहा है 48.060। दूसरे पार्ट का आ रहा है ऐसे ही, देखिए दूसरे पार्ट का पहला अप्रेजर क्या एवरेज निकाला है 48.056, और उसी का जो है दूसरा अप्रेजर ने क्या निकाला है, उसको जो एवरेज निकाला 48.057। अब दोनों का जो एवरेज आएगा 48.056 वो क्या है, एक्स पी बार, किसका, दूसरे पार्ट का। ऐसे तीसरे पार्ट का, ऐसे चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें पार्ट का हम लोग निकाल लिए। सारे का हमने एक्स पी बार निकाल लिया। अब इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर पी बोलेंगे, मीन्स रेंज बोलेंगे पार्ट का। पार्ट का रेंज क्या आ रहा है, पार्ट का रेंज आ गया 0.011। आप देखेंगे इधर लास्ट से दूसरे कॉलम में, ठीक है, तो आपको दिख कर रहा होगा आर पी दिख रहा होगा 11वें रो में, आर पी क्या है 0.011। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका आर डबल बार। देखो आर डबल बार क्या होगा, मीन्स जो आर आपका ऊपर आया है एक्स ए वाला और एक्स बी वाला, ठीक है, डबल बार क्या होगा, उनका एवरेज ले लो। ठीक है, दो प्रेजर हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, मतलब आपका जो आर ए आ रहा था प्लस आर बी जो आ रहा था, अप्रेजर ए का जो रेंज आ रहा है, अप्रेजर बी का जो रेंज आ रहा है, ठीक है, उनका क्या करो आप लोग, डिवाइड कर दो, किससे कर दो, नंबर ऑफ अप्रेजर, तो आर बार आ जाएगा, जैसे पहले भी हमने बात किया था। ठीक है, आर डबल बार क्या होगा। अब हम आ गए एक्स बार डिफरेंस, वो हमने एक्स बार डिफरेंस क्या होगा। अब जो रीडिंग एक्स से आया है एक्स बी आया, मीन्स जो एक्स ए बार आया है और एक्स बी बार आया है, मीन्स हम दूसरे कॉलम बात कर रहे हैं, हम जो दूसरा कॉलम है लास्ट से दूसरा कॉलम उसकी बात कर रहे हैं हम। एक्स ए बार कितना आया 48.0609। ठीक है, और एक्स बी बार कितना आया 48.0597। इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्स बार डिफरेंस या एक्स डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स बार डिफरेंस को एक्स डिफरेंस भी बोलते हैं। तो वो क्या आएगा 0.0013 है, नो सॉरी ये आएगा 0.0012। 13 तो आर बार का, आर डबल बार का आ रहा था। ठीक है, इसका क्या आएगा एक्स डिफरेंस 0.0012। ठीक है, तो हम देखिए सारी चीज़ें निकालिए, हमने क्या निकाल लिया, एक्स से बाहर निकाल लिया, एक्स से बाहर हमने समझ लिया, सारे एवरेज का हमने दोबारा से उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज का एवरेज ले लिया, तो हमारा एक्स ए बार आ गया। हमने आर ए बार निकाल लिया, मैं सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ लास्ट से। आर ए बार निकाल लिया, आर ए बार क्या था हमारा, जितनी भी रीडिंग्स आई थी उसका हमने क्या किया, जो रीडिंग्स आई थी उसका एवरेज ले लिया, मीन्स जो रेंज आया था उस सारे रेंज का एवरेज ले लिया। ऐसे हमने एक्स बी बार निकाल लिया, एक्स बी बार जितने एवरेज आए थे दूसरे अप्रेजर का उसका हमने एवरेज ले लिया। ऐसे हमने क्या किया, आर बी बार निकाल लिया, जो भी रेंज आए थे उनका एवरेज ले लिया। ठीक है, अब हमें आर पी निकालना था तो हमने एक्स पी पहले निकाला, पार्ट का कितना एवरेज आ रहा है सबका एवरेज निकाल लिया, जो एवरेज आया था पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का, पहले पार्ट का अप्रेजर ए अप्रेजर बी उनका एवरेज ले लिया, तो एक्स पी बार हो गया। ठीक है, दूसरे का ले लिया, तीसरे पार्ट का, चौथे पार्ट, ऐसे 10वें पार्ट का ले लिया। अब इसका जो हमारा रेंज आया, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम जो डिफरेंस आया उसको हम लोग आर पी बोल दिए। ठीक है, आर पी क्या होगा 0.011 हो गया। अब हमने आर डबल बार निकालना था, आर डबल बार हमने क्या किया, जो हमारा एक्स ए बार और एक्स बी बार आया था, ठीक है, आर बार था एक्चुअली, तो आर ए बार जो आया था और आर बी बार आया था उसका हमने एवरेज ले लिया, तो डबल बार आ गया। ठीक है, एक्स बार डिफरेंस लेना था, तो हमने जो मैक्सिमम आया था एक्स ए और एक्स बी जो आया था उनका डिफरेंस ले लिया, मैक्स माइनस मिन करके। एक्स ए एक्स बी में जो मैक्सिमम था उससे माइनस कर लिया एक्स ए एक्स बी में जो मिनिमम था, मीन्स दोनों का डिफरेंस हमने कर लिया, तो हमें क्या आ गया, हमारा एक्स बार डिफरेंस या एक्स डिफरेंस। ठीक है, अब आगे हम लोग फार्मूला का यूज़ करके इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये तो चार्ट है, आप सिंपल सा इसको प्लॉट कर सकते हो। अप्रेजर ए का आर बार का नीचे दिया हुआ है ना, आप पहले आर ए का देखिए, आप आ जाइए फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो में वैल्यू दी गई है। पहली पार्ट का लिखा है 0.001, दूसरे का 0.001, 0.001, तीसरे का, चौथे का 0.00, पाँचवें का 0.001, छठे का 0.001, सातवें का 0.003, आठवें का 0.002, नवें का
0.003 और 10वें का 0.003। ये सारे डाटा सेलेक्ट करके आप प्लॉट कर दो तो आपका आर बार आ जाएगा, आर का चार्ट आ जाएगा। ऐसे एवरेज के डाटा जो दिया है 48.061, पहले का 48.056, ऐसे इसका आ जाएगा एक्स बार, मतलब आपका एक्स चार्ट आ जाएगा, तो या एक्स बार चार्ट बोलते हैं, तो एक्स चार्ट आ जाएगा और आर चार्ट आ जाएगा ए का। ऐसे अप्रेजर बी का भी एक्स चार्ट और आर चार्ट आ जाएगा। ठीक है, सारे हम लोग प्लॉट कर लिए। एक्स चार्ट हमने रेंज का प्लॉट कर लिया। ठीक है, और ये कांस्टेंट नीचे लिखेंगे। ट्रायल कितना आपने किया था, अगर 2 ट्रायल किया है तो उसकी वैल्यू D4 की वैल्यू 3.27 होगी, अगर 3 किया है 2.58 होगी। और ठीक है, ऐसे 7 से कम का, जैसे हम लोग SPC में जानते थे, अगर उसका क्या बोलते हैं, सैम्पल साइज, सब ग्रुप साइज जो है 7 से कम है तो जो D3 की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती थी। ठीक है, तो अप्रेजर ए का हमने रेंज का प्लाट कर लिया, अप्रेजर बी का, ऐसे एवरेज का हम प्लाट कर लेंगे, अप्रेजर ए, अप्रेजर बी का। ठीक है, उसमें जो है हमारा जो कांस्टेंट A2 की वैल्यू है वो हमारा गिवन रहेगा, वो फिक्स रहेगा, टेबल से देख के हम लोग डाल देंगे। इसमें कितना गिवन है, इसमें गिवन है 1.88। ठीक है, अब एवरेज चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 है और इससे ज़्यादा भी है, वो एवरेज वो फॉल होना चाहिए आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल लिमिट। इफ़ डाटा शोज दिस पैटर्न देन द मेजरमेंट सिस्टम शुड एडुकेट टू डिटेक्ट पार्ट टू पार्ट वेरिएशन को डिटेक्ट करेगा। वही मैंने बोला था, सारे वेरिएशन को आपको क्या है, कवर करना है, नहीं तो मेजरमेंट सिस्टम आपका वेरिएशन ही नहीं कवर कर पाएगा तो फिर रिजल्ट उसका सही नहीं आएगा। ठीक है, तो RNR एनालिसिस करने के लिए आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए, रिपीटबिलिटी जो होता है, EB हम जो अभी बोल रहे हैं, रिपीटबिलिटी का क्या फार्मूला है, R डबल बार इंटू K1 की वैल्यू अगर 2 ट्रायल है तो 0.8862 दिया है, अगर 3 ट्रायल आपने लिया है तो 0.5908 वैल्यू पुट करेंगे। R डबल बार की वैल्यू आपने निकाल रखी है। R डबल बार कैसे निकला है, जो आपका XA था, XB था, उसका दोबारा एवरेज कर लिया तो आपका आ गया था। ठीक है, हम बैक जाके देख सकते हैं। देखिए, R डबल बार की वैल्यू हम लोग देखते हैं। R डबल बार की वैल्यू क्या लिखा है, RA और RB का जो एवरेज था वो निकाल लिया हमने, तो R डबल बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको प्लॉट कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.7071। ऐसे हम लोग बात करेंगे। अब आगे दूसरा अप्रेजर वेरिएशन, R डबल बार की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लाट कर लेंगे, जो भी वैल्यूज़ आएगी। R डबल बार की वैल्यूज़ हम लोग देख लेते हैं एक बार कितनी आई हुई है। R डबल बार की वैल्यूज़ देखिए, R डबल बार की वैल्यूज़ कितनी आई है, 0.0013 आई थी। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस बोला वो कांस्टेंट की थी। R डबल बार क्या होगा, R बार प्लस RB बार, और उसका क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। आपका 3 होता तो 3 से कर लेते, तो R डबल बार की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अप्रेजर वेरिएशन का फार्मूला हम लोग देखते हैं। अप्रेजर वेरिएशन का फार्मूला है, अंडर रूट में क्या है, एक्स बार, तो एक्स बार किसका, डिफरेंस वाला। ठीक है, इंटू K2, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर डिवाइडेड बाई NR। एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल कितना लिया, R आपने कितना ट्रायल लिया। K2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 2 अप्रेजर अगर हैं या 2 ऑपरेटर हैं, जो मेजरमेंट सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं, तो उनकी वैल्यू K2 की क्या है, 0.7071। अगर 3 अप्रेजर हैं तो उसका क्या होगा, 0.5231। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब हम बात करते हैं, मतलब K2 ये आपको टेबल में मिल जाएगा, जो इसका कांस्टेंट टेबल है वहाँ से मिल जाएगा, इजीली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं नेट से भी। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अब देखिए आपका अप्रेजर वेरिएशन आ गया। ठीक है, आपको एक्स बार डिफरेंस की वैल्यू पता है, K2 की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ गिवन है। EB इक्विपमेंट वेरिएशन की वैल्यू आप ऊपर से निकाल लिया आपने, R बार डबल बार इंटू K1 से। N आपको पता है, R पता है, तो ये सारा कैलकुलेशन अप्रेजर वेरिएशन का हो जाएगा। अब जब आपका अप्रेजर वेरिएशन आ गया, इक्विपमेंट वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, या अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस अब AB स्क्वायर। EB मतलब इक्विपमेंट वेरिएशन, अप्रेजर वेरिएशन प्लस अप्रेजर वेरिएशन का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए तो आपका रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी गेज की आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। फार्मूला है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, PB कैसे निकालेंगे। जो आपका RP आया था, RP कैसे आया था, जो नीचे आपने एक एक पार्ट का अपने रेंज निकाला था, उनका फिर आपने क्या किया है, उनका
दोबारा से रेंज निकाला, मतलब आरपी बार निकाला था आपने, ठीक है। तो जब वो निकाला था आपने, तो वो क्या हुआ, उनका सबका क्या हुआ, एवरेज ले लिया था, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आएगी K3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब K3 यहाँ पे क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, आपने क्या लिया है, ठीक है, कितने टायर लिया है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब टोटल वेरिएशन क्या होगा, आपने RNR निकाल लिया, मतलब GRR निकाल लिया, उसका स्क्वायर प्लस PB जो अभी आपने निकाला पार्ट वेरिएशन उसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हम कर लेंगे तो हमारा टोटल वेरिएशन आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएशन से सबको डिवाइड कर लेंगे, मतलब EB डिवाइडेड बाई हम टोटल वेरिएशन कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। AB डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। GRR को हम डिवाइड कर देंगे, जिसको हम RNR बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई कर देंगे टोटल वेरिएशन से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका परसेंटेज आ जाएगा। पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन इधर गिवन है, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है कि आपका इक्विपमेंट वेरिएशन कितना आया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल देखिए, इक्विपमेंट वेरिएशन में डबल बार की वैल्यूज पुट है और K1 की वैल्यू क्या होगी वो पुट है, और सीधा सा आपका कैलकुलेशन आ गया। इक्विपमेंट वेरिएशन में क्या हो जाएगा, 0.0013 इंटू 0.8862, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विपमेंट वेरिएशन आ गया 0.0012, ठीक है। अब अप्रेजर वेरिएशन, अब आपको देखिए एक्स बार का जो है आपको जो डिफरेंस है वो देख लो, इंटू K2 स्क्वायर, ठीक है। एक्स बार का डिफरेंस कितना आया था 0.0012, और K2 की वैल्यू क्या है 0.707 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस EB जो अभी आपका ऊपर कैलकुलेट किया 0.0012, इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एन कितना है, एन आपका कितना 10 था, कितने पार्ट थे 10, ट्रायल कितना आपने लिया था उसमें एग्जाम्पल में 2 लिया, तो 10 इंटू 2 मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको आप निकाल लो, अंडर रूट कर दो, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर दिए, 0.0008 हो जाएगा, इसकी आपका आ गया अप्रेजर वेरिएशन, ठीक है। कितने पार्ट थे, कितना टाइल था वो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आप जब आपका अप्रेजर वेरिएशन इक्विपमेंट वेरिएशन आ गया तो इसका अंडर रूट कर लो, स्क्वायर करके अंडर रूट कर लीजिए तो आपका GRR आ जाएगा। तो GRR की वैल्यू क्या आ रही, 0.0014, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसको परसेंटेज में बाद में करते हैं, पहले हम लोग पार्ट वेरिएशन का देख लेते हैं। पार्ट वेरिएशन आपका आरपी की वैल्यू कितनी आई है 0.010। अब उसको K3 जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो K3 किस पे पार्ट है, तो कितना पार्ट आपने लिया था उस पर इसकी K3 की वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आपने पार्ट कितना लिया था 10 लिया था, 10 पे K3 की वैल्यू क्या है 0.3146, वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आरपी जो आया 0.010, तो आपका पार्ट वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टोटल वेरिएशन क्या है। देखिए टोटल वेरिएशन आप क्या करोगे, जो आपका RNR आया या GRR जिसको आप बोल रहे हो उसका स्क्वायर प्लस पार्ट वेरिएशन का स्क्वायर कर लीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आपका टोटल वेरिएशन आ गया 0.0034, ठीक है। तो अब इसको टोटल वेरिएशन को आप इक्विपमेंट जो वेरिएशन आया उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, मीन्स इक्विपमेंट वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन इंटू 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज आप इक्विपमेंट वेरिएशन आपका आ जाएगा जो कि आ रहा है 30.3%, ठीक है। अब अप्रेजर वेरिएशन आपका क्या है, जो आ रहा है उसको टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या होगा अप्रेजर वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी क्या आ रहा है इस एग्जाम्पल में 23.5 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आपका GRR आ रहा है, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसको डिवाइड कर दो टोटल वेरिएशन से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका GRR का परसेंटेज आ जाएगा जो कि 41.2% आ रहा है, ठीक है। अब पार्ट वेरिएशन जो आपका आ रहा है उसको टोटल वेरिएशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5% पार्ट वेरिएशन का परसेंटेज भी आपका आ जाएगा। NDC बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्या है। NDC को हम डिटेल में अभी आगे समझते हैं क्या होता है, ठीक है, और उसकी कंडीशंस क्या हैं वो हम समझते हैं। अभी इसमें जो फार्मूला है 1.41, ठीक है, √2 की वैल्यू होती है जो, उसको डिवाइडेड मल्टीप्लाई कितना करना है पार्ट वेरिएशन और डिवाइडेड बाई GRR की जो वैल्यू है, तो पार्ट वेरिएशन की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख दीजिए, जो GRR की वैल्यू आई है पॉइंटों में वो रख दीजिए, उसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी क्या है कि NDC की वैल्यूज़ आ जाएगी, जो कि इस एग्जांपल में 3.122 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे 3 आएगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ था जो वहाँ पे फार्मूला यूज़ किए थे उसको समराइज़ किए हैं कि इक्विपमेंट वेरिएशन डिवाइडेड बाई
टोटल वेरिएशन इंटू 100, ये आपका परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट वेरिएशन आ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ अप्रेजल वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन इंटू 100 कर लीजिए तो अप्रेजल वेरिएशन का परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे परसेंटेज आप GRR निकालना है तो GRR डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन इंटू 100 कर लीजिए तो GRR का आपको परसेंटेज आ जाएगा। पार्ट वेरिएशन का परसेंटेज निकालना है तो वो भी डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन इंटू 100 कर लीजिए तो परसेंटेज ऑफ पार्ट वेरिएशन आ जाएगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी का फार्मूला जो था वहाँ पे क्या था 1.41 पार्ट वेरिएशन डिवाइडेड बाई GRR, तो आप ये निकाल लीजिए तो आपका NDC आ जाएगा। अब हम बात करेंगे NDC क्या होता है। देखिए NDC क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी अगर होगा, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी कंडीशंस क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम पार्ट का सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्ट का हम ऐसे सिलेक्शन करते हैं कि जो भी हमारा कैटेगरी होगा पार्ट के सिलेक्शन का वो क्या हो, 2 या 2 से कम हो, तो हमारा जो प्रोसेस का जो पार्ट का मतलब डिडक्शन होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। एक ही अगर पार्ट है तो सिमिलर होगा। अगर 2 पार्ट है तो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा। ठीक है, वो वेरिएशन हो सकता है आपका क्या हो, मैक्सिमम या मिनिमम हो। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो वेरिएशन क्या हो सकता है वो वेरिएशन आपका क्या हो, हाई हो, लो हो और मीडियम हो। मतलब जो 3 पार्ट आपने सेलेक्ट किए हो सकता है वो कि हाई स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो, और दूसरा क्या हो, लो का हो, तीसरा क्या हो, मीन का हो। मीन्स एक जो आपका अगर टॉलरेंस की बात करें हायर टॉलरेंस में आ रहा, दूसरा क्या है आपका मीन पे आ रहा, तीसरा आपका लो पे आ रहा। ठीक है, ये कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो मेजरमेंट सिस्टम आपका एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपका जो पार्ट टू पार्ट मतलब जो प्रोसेस का वेरिएशन है वो आपने क्या किया, सारे कवर कर लिए। कैसे, जैसे आप अगर पार्ट का सिलेक्शन करते हैं कि मीन्स कोई टॉलरेंस गिवन है, उस टॉलरेंस पे बात करते हैं हम लोग कि कोई आपने पार्ट लिया जो कि लोअर साइड में मीन्स 0 टॉलरेंस आपने लिया, प्लस किसी पार्ट को आपने 25% टॉलरेंस में लिया, किसी पार्ट को आपने क्या किया, मीन पे लिया। ठीक है, 50% टॉलरेंस में, किसी पार्ट को 75% टॉलरेंस में लिया, किसी पार्ट को उसको 100 पे लिया, किसी को 60 में लिया, किसी को 45 में लिया। तो ये जो पार्ट का वेरिएशन होगा वो सारा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हायर साइड के पार्ट लेंगे या लोअर साइड के या मीन साइड के लेंगे तो पार्ट का सारा वेरिएशन उसमें कवर नहीं होगा, तो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको NDC नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और क्यों होता है, क्योंकि हमें प्रोसेस का सारा वेरिएशन कैप्चर करना होता है, तो इसलिए हम 5 या 5 से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टर्म। अब इसमें डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल कब होगा, जब आपका जो एरर आएगा RNR का जो एरर आएगा वो 10 या 10 से कम होगा तो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल है। इसमें क्या होता है, अप्रेजल जो वेरिएशन है, इक्विपमेंट वेरिएशन है, वो भी 10 से कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका स्क्वायर करके हम लेंगे अप्रेजल वेरिएशन प्लस इक्विपमेंट वेरिएशन का अंडर रूट लेंगे, वो भी क्या है 10 से कम ही आएगा, तो हमारा RNR एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगर 10 और 30 के बीच में RNR है तो मे बी एक्सेप्टेबल विथ जस्टिफिकेशन। कुछ ना कुछ आपको जस्टिफिकेशन उसमें लिखना होगा कि इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मेक क्या है। ठीक है, तीसरा क्या है, एरर। अगर एरर मान लीजिए उसका 30 से ज़्यादा होता है जो RNR का एरर है, तो जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक NDC की कंडीशन है, NDC क्या होना चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा मेजरमेंट सिस्टम क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि सारी प्रोसेस का वेरिएशन उसमें कैप्चर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, एक इंटरफेरेंस इसमें गिवन है कि RNR जो है, अभी जो एग्जांपल था हमारा 41.2 आ रहा है, जो हमारा NDC है 3.12 आ रहा है, तो इसका मतलब मेजरमेंट सिस्टम हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारी कंडीशन ऊपर बताई गई उसके अनुसार। और मेजरमेंट सिस्टम को क्या करना है, नीड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये 30% से ज़्यादा आपका RNR आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। NDC भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो 5 से कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच।